नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे के परिचय के मोहताज तो हैं नहीं, ऑनलाइन ही माध्यम से ही, लेकिन एक दूसरे से परिचित तो हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके बीच आया हूँ इस उम्मीद से कि आप मेरा प्रतीक्षा करते हैं, और इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आप ही के काम के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो ऐसे छात्र जो समाजशास्त्र के भी हैं और जो मानव शास्त्र के भी हैं, दोनों के काम आएगा ऐसा मैं मानता हूँ। और वो विषय है टोटम। हम लोग टोटम और टैबू दो शब्द हैं, दोनों को साथ पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों पे मैं आज फोकस करने का प्रयास करूँगा, और मैं कितना अपने प्रयास में सफल रहूँगा ये आप पे मैं छोड़ूंगा। दोस्तों, ये जो टोटम शब्द है, दरअसल ये अंग्रेजी का, दरअसल ये बेसिकली उत्तरी अमेरिका के जो इंडियन आदिवासी समूह हैं उनमें पाए जाने वाले टोटम शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है। ठीक है, आप ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं हर छोटी छोटी शब्दों पे गौर करके देखिएगा। और टोटम को आमतौर पे हिंदी में गण चिन्ह बोलते हैं, या कहीं कहीं कुल देवता भी बोला जाता है। तो ये या तो गण चिन्ह रहे या कुल देवता रहे, आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा। लेकिन आमतौर पे समाजशास्त्री या मानव शास्त्रीय शब्दावली में हम लोग गण चिन्ह के रूप में ही प्रयोग करते हैं, और ऐसी मान्यता को गण चिन्हवाद या टोटमवाद कहा जाता है। ठीक है, खैर दोस्तों, दरअसल ये टोटम के बारे में मानव शास्त्रियों ने बड़ा अध्ययन किया, और इन लोगों ने उस क्षेत्र के जनजातीय समूह में आमतौर पे देखा कि वहाँ के लोगों में कि आमतौर पे वहाँ के लोगों का एक प्राकृतिक ऐसी विचारधारा, ऐसे विश्वास या ऐसी परंपरा देखा उन मानव शास्त्रियों ने स्पेशली, कि जिनके अंतर्गत मानवों का संबंध पशु पक्षियों या पेड़ पौधों से कुछ ज़्यादा ही था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे विश्वास, ऐसे विचारधारा, ऐसी परंपरा जिसमें मानवीय समूह और पेड़ पौधे या पशु पक्षी के बीच में एक आध्यात्मिक, भावनात्मक, एक अलौकिक संबंध मानव शास्त्रियों ने देखा। ठीक है, और उनकी इस विचारधारा को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ऐसी विचारधारा ही जिसमें अलौकिक संबंध पाया जाता हो पेड़ पौधा या पशु पक्षी के बीच में, और जहाँ जिस समाज में इस तरह की विचारधारा पाई जाती उस समाज के लोग वैसे पशु पक्षी या पेड़ पौधों को अपनी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार मानते, यानी अपना पूर्वज मानते, मैंने एक पूर्वज का संबंध, यानी देवतुल्य मानते हैं उनको। ठीक है, आप कह सकते हैं कि टोटम को पूर्वज की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, और ऐसे विचारधारा को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है मुख्य रूप से, या पहली बार, कई लोगों ने चर्चा किया, लेकिन पहली बार जो लाने का श्रेय जाता, मैंने आपके लिए लिख भी रखा, वो जे लैंग को जाता है। जे लैंग, आप इतना याद रखिए कि टोटम की चर्चा सबसे पहले जे लैंग ने किया। जे लैंग ने एक किताब लिखी, वॉयसेज एंड ट्रैवल्स, जो कि 1791 में आई थी। ठीक है, ये यानी आपको ये यहाँ पे रखना है ध्यान कि टोटम की चर्चा सबसे पहले जे लैंग ने किया अपनी इसी पुस्तक वॉयसेज एंड ट्रैवल्स में। ठीक है, जो कि 1791 में पब्लिश हुई थी। इतनी बात क्लियर है। फिर और लोगों ने भी चर्चा किया, जैसे कि एक रशियन बॉर्न अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एलेक्जेंड्रोविच गोल्डनवीजर, इन्होंने भी चर्चा किया। इनकी जो बड़ी फेमस बुक है टोटमिज्म एन एनालिटिकल स्टडी। फ्रेजर के नाम से तो हम लोग परिचित हैं ही, फ्रेजर के गोल्डन बाउ से भी हम लोग परिचित हैं। धर्म, जादू, विज्ञान के बारे में बड़ी चर्चा की फ्रेजर ने टोटम और टैबू के बारे में भी चर्चा की, और फ्रेजर ने अपनी इस टोटम और टैबू के बारे में जो चर्चा की उसकी चर्चा उन्होंने किया, एक किताब लिखा उन्होंने टोटमिज्म एंड एक्सोगैमी, जो कि आई थी, पब्लिश हुई थी 1910 में। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। बुक्स, राइटर
प्लस पब्लिशिंग ईयर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और किस पुस्तक में क्या चर्चा किया है। फिर अगला नाम जो महत्वपूर्ण है इस टोटम के परिप्रेक्ष्य में, वो है इमाइल डर्कहाइम, इमाइल दुर्खीम भी जिसको बोलते हैं। इमाइल दुर्खीम के बारे में तो हर समाजशास्त्री परिचित है, और इन्होंने भी टोटम के बारे में चर्चा की है। अपनी जो पुस्तक, कई पुस्तकें रचना की, और जो बड़ी फेमस बुक है इनकी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसी में इन्होंने टोटम की चर्चा की। ठीक है। और रही बात जहाँ तक दुर्खीम के बारे में, तो दुर्खीम को तो हम लोग जानते ही हैं, किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं। ये हम लोग सभी को सर्वविदित है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में हम अगस्त कौन को जानते हैं, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी के रूप में, यानी आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में या जनक के रूप में, जो भी कह लीजिए आप, ये दुर्खीम भी तो जाने जाते हैं। और चाहिए कि इन्होंने ही सबसे पहले 1838 में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू करवाया अगस्त कौंत ने, और 1895 में विश्वविद्यालय स्तर पे इन्होंने बॉर्डियक्स यूनिवर्सिटी जो फ्रांस में है, वहाँ पे इन्होंने इसके डिपार्टमेंट की खोला, यानी डिपार्टमेंट की स्थापना की। इसलिए ये विश्व के पहले समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। इमाइल दुर्खीम फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी के लिए भी जाने जाते हैं। मैंने कहने का मतलब कि इमाइल दुर्खीम किसी परिचय के मोहताज, इन्होंने सामाजिक तथ्य की बातें की, इन्होंने आत्महत्या के बारे में बातें की, इन्होंने सूजेनरस के बारे में बातें की, इन्होंने धर्म की उत्पत्ति के बारे में बातें की। उसी धर्म की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में ही तो ये जो बुक के हेडिंग से ही पता चलता है कि एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया। और टोटम को इन्होंने धर्म का प्रारंभिक रूप माना। और आपको ये पता होना चाहिए कि दुर्खीम ने जो धर्म की व्याख्या की, ये सेक्रेड और प्रॉफन के आधार पे, यानी पवित्र और अपवित्र या साधारण के आधार पे। ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और ही ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पवित्रता की जो अवधारणा होती, ये एक सापेक्षिक होती, मतलब ऐसा धर्म का ऐसा पक्ष या ऐसा विश्वास जो एक समाज के लिए हो सकता है अच्छा हो सकता है पवित्र हो सकता है वही चीज़, वही विश्वास, वही पक्ष दूसरे समाज के लिए साधारणता की श्रेणी में आती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि दुर्खीम ने इसी पुस्तक में टोटम की चर्चा की, और टोटम को इन्होंने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना। ठीक है। और इसके बाद जो पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर धर्म की व्याख्या किया। और मज़े की बात ये, आमतौर पे ये माना था कि ये मानव ईश्वर की रचना है, लेकिन अगर हम दुर्खीम के शब्दों में बात करें, ध्यान से सुनिएगा, कि दुर्खीम ने माना कि ईश्वर मानव की एक अनुपम कृति है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुर्खीम के ही शब्द है कि आमतौर पे ये इसके उल्टा आम समाज में हम लोग मानते हैं कि मानव ईश्वर की एक कृति है। तो खैर जो भी हो, उस मुद्दे पे हम लोग को जाना नहीं है, और जब हम डर्कहाइम के बारे में बात करेंगे तो डिटेल डर्कहाइम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अभी केवल आप ये इस परिप्रेक्ष्य में, टोटम के परिप्रेक्ष्य में, इस दुर्खीम की इस पुस्तक का नाम याद रखिए, और पब्लिशिंग ईयर 1912 में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की। ठीक है। टोटम के बारे में ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे टोटम को, या जो कहते हैं जैसे गण चिन्हवाद, टोटमिज्म को, फिर आता है गण, यानी गण आमतौर में माना जाता है जैसे देवगण, ऋषिगण, पितृगण। गण का मतलब समूह, गिरोह। और इस परिप्रेक्ष्य में मेरा मानना है कि दो चीज़ आपको और क्लियर रखना चाहिए। एक तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये जो वंश की बात हम लोग करते हैं, वंश और गोत्र में हम लोग बड़ा कन्फ्यूज़ करते हैं, वो आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाना चाहिए।
दोस्तों दरअसल जो वंश की बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग लीनिएज बोलते हैं, लीनिएज वंश का मतलब होता है कि एक ऐसा मानवीय समूह जो एक ब्लड यानी जिसके बीच में खून का रिश्ता हो, एक पक्षीय खून के रिश्ते पे आधारित मानवीय समूह। एक पक्षीय का मतलब, मेरा कहने का मतलब, या वो एक पक्षीय कुछ भी हो सकता है, या तो पितृपक्षीय हो या मातृपक्षीय हो, यानी माता पिता के कारण ही तो हमारा जन्म हुआ। तो ऐसे मानवीय समूह जो एक पक्षीय, या तो माता के पक्ष से हो या पिता के पक्ष से हो, जिनके बीच में रक्त संबंध हो, ऐसे मानवीय समूह को ही वंश कहा जाता है। और जिसके पूर्वज कोई ज्ञात पूर्वज होते, कोई एक मिथिकल या एक काल्पनिक नहीं। देखिए कि हमारे पूर्वज या पूर्वजा ज्ञात होते, यानी आमतौर पे हम लोग को आमतौर 5-6 पीढ़ी के पूर्वजों के बारे में जानकारी होती। एक वास्तविक पुरुष, वास्तविक व्यक्ति या स्त्री जो भी कह लीजिए, के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी हो, तो ऐसे ही मानवीय समूह को वंश कहा जाता है। और लेकिन जब अगर हम बात करते हैं गोत्र की यानी क्लैन की, तो क्लैन की एक काल्पनिक बातें होती, एक मिथ की बातें होती, जिनके कि हमारे आदि पुरुष यानी पूर्वज ऐसा मानवीय समूह जिसके अंतर्गत कई वंश समूह सम्मिलित हो, और जिसके अंतर्गत हमें अपने पूर्वजों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो। और इसीलिए गोत्र के जो पूर्वज हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो तो मानव हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं, पेड़ पौधा हो सकते हैं, या कोई निर्जीव भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी आप मोटा मोटी आप इतना जानिए कि गोत्रों का एरिया, गोत्रीय मानवीय समूह बहुत बड़ा होता है। उस गोत्र के मानवीय समूह के अंतर्गत ही बहुत सारे वंश के होते हैं। ठीक है, और गोत्र का निर्धारण एक रक्त संबंध के आधार पे होने के कारण एक बहिर्विवाहित समूह होता है। बहिर्विवाहित समूह का मतलब कि एक गोत्र के स्त्री पुरुष के बीच में आपस में विवाह वर्जित होता, यानी नहीं करते आपस में विवाह। तो ऐसे ही मानवीय समूह को गोत्र कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि गोत्र बड़ा मानवीय समूह और वंश छोटा समूह, जो उसी गोत्र के समूह के अंतर्गत ही आप उसको रख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, खैर दोस्तों, ये जो टोटम की बात अभी हो रही थी थोड़ी देर पहले, ये चूँकि टोटम का चयन प्रकृति से ही होता है, इसलिए ये प्रकृति और मानवों के बीच में एक अलौकिक भावनात्मक आध्यात्मिक संबंध को भी प्रकट करता है। ठीक है, और फिर ये सवाल उठता है कि इस तरह की मान्यता आई कैसे, इसकी कोई व्याख्या की होगा। तो इसकी उत्पत्ति के यानी टोटम या टोटमवाद की उत्पत्ति के लिए कई लोगों ने अपने अपने नज़रिए से व्याख्या किया। जैसे आप कह सकते हैं मैकलेलन का, उनकी इसको माना कि ये टोटमवाद एक आत्मवाद का स्वरूप अवशेष है। जैसे आप कह सकते हैं हॉकिंस की बात है, जो उन्होंने आर्थिक आधार पर इसकी व्याख्या किया। ठीक है, लेकिन फ्रेजर की चर्चा मैं यहाँ जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेजर ने टोटम या टोटमवाद की उत्पत्ति के लिए 3 अलग अलग समय पे 3 सिद्धांत दिए। ठीक है, पहला मैंने लिख भी रखा है इसीलिए कि ये जो पहला सिद्धांत कहलाता है फ्रेजर का, ठीक है, सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर का, जिसको कहते हैं आउटवर्ड सोल थ्योरी। शुरुआती स्तर में ये आउटवर्ड सोल थ्योरी यानी बाह्य आत्मा का सिद्धांत, ये आमतौर पे माना जाता था शुरुआती काल। इनके इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने व्याख्या किया कि शुरुआती कालखंड में जब, चूँकि पृथ्वी पे क्या थे आदिकालीन स्तर पे, आप कल्पना कीजिए, या तो क्या होंगे, या तो पेड़ पौधे ही थे या पशु पक्षी जानवर ही हुआ करते थे। आज के तरह ये बिल्डिंगें और एक कंक्रीट के शहर तो नहीं बसे थे। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये कहना था फ्रेजर का कि उस कालखंड के लोगों में ये लगा कि मृत्यु के बाद जो शरीर से निकली जो आत्मा थी, वो अगल बगल पाए जाने वाले पशु पक्षी या पेड़ पौधों में समाहित हो गई, और वो पशु पक्षी या वो पेड़ पौधा जो उस व्यक्ति की मृत्यु के वक्त में उसके पास में था, वो उसके लिए पूर्वज, वो उसके लिए पवित्र हो गया, क्योंकि उसी पेड़ में हमारे पूर्वज की आत्मा वास करती। और फिर बाद में वो पूरा
पेड़ों का समूह या पेड़ों की जाति या पशु जाति ही हमारे लिए आराध्य हो गए, और फिर हमने उनकी आराधना करने लगे, हम उनको पूर्वज के रूप में मान्यता प्रदान की। ठीक है, तो आउटवर्ड सोल थ्योरी के अंतर्गत ऐसी ही बातें फ्रेजर ने की। फिर दूसरा जो सिद्धांत उन्होंने दिया टोटम की उत्पत्ति के बारे में या टोटमवाद की उत्पत्ति के बारे में, वो है कोऑपरेटिव मैजिक थ्योरी, यानी सहयोगी जादू का सिद्धांत। दरअसल इसके पीछे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक इंटिस्यूमा संस्कार का आधार लिया। इंटिस्यूमा संस्कार में होते कि जो एक मानवीय समूह जो एक टोटम को मानते। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि टोटम को लोग अपना पूर्वज मानते और अपने टोटम की हत्या करना या नुकसान पहुँचाना चूँकि वर्जित होता। हम एक मानवीय समूह जिसको भी एक जिस पशु पक्षी या पेड़ पौधा को एक मानवीय समूह अपना टोटम मानता यानी अपना पूर्वज का श्रेणी देता, उसको नुकसान पहुंचाना, उसकी हत्या करना, उसका उपभोग करना वर्जित होता। लेकिन हमारे टोटम का उपभोग कोई दूसरा मानवीय समूह, जिस दूसरे मानवीय समूह का कोई और दूसरा टोटम है तो वो उसका उपभोग कर सकता है, या हम दूसरे मानवीय समूह के टोटम का उपभोग कर सकते हैं। और इस तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी कि जो इसके आधार पे दो मानवीय समूह में कोई द्वंद्व की स्थिति पैदा नहीं होती थी। ठीक है, इंटिस्यूमा में अपने टोटम के परिवर्धन विकास के लिए लोग एक संस्कार का आयोजन करते थे, जिसमें के अंतर्गत एक नाचते गाते थे, कुछ जादुई क्रिया भी उसमें शामिल होती थी कि हमारे टोटम का विकास हो, ज़्यादा फले फूले। जबकि हमको हमारे टोटम के फलने फूलने से हमको आर्थिक फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा टोटम अगर विकसित होगा तो दूसरे मानवीय समूह को फ़ायदा होगा, और दूसरे मानवीय समूह का टोटम विकसित होगा तो हमको फ़ायदा होगा। यानी दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशन के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन की भावना बढ़ेगी, और इसके आधार पे लोगों में एक अपने मानवीय समूह, एक टोटम को मानने वाले मानवीय समूह में एकता की भावना विकसित होती थी। मुख्य रूप से आर्थिक फ़ायदा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता था कोऑपरेटिव मैजिक थ्योरी। ठीक है सर। और तीसरा इन्होंने जो सिद्धांत दिया टोटम की उत्पत्ति के बारे में, वो कहलाता है कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, यानी गर्भ का सिद्धांत। फ्रेजर ने टोटम की उत्पत्ति को, टोटम के चलन को या टोटम के बारे में मान्यता के पीछे एक प्रजनन कारक को भी आधार माना। दरअसल इन्होंने कहा कि आदिमकालीन मानवीय समूह की जो स्त्रियां होती थी वो अपने गर्भ के लिए किसी पुरुष को जिम्मेदार नहीं मानते थे, और एक गर्भावस्था के लिए वो किसी न किसी पशु पक्षी या पेड़ पौधे को जिम्मेदार मानते थे। ठीक है, और जिसको वो जिम्मेदार मानती थी, बच्चे के जन्म होने के बाद उस बच्चे के जन्मदाता के रूप में उस वही पेड़ पौधा या पशु पक्षी मान लिया जाता था। ठीक है, और इसी आधार पे फ्रेजर ने कहा कि टोटम की उत्पत्ति के लिए पुरुष जिम्मेदार नहीं है, यानी टोटमवाद के चलन के लिए पुरुष जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि गर्भावस्था के यानी गर्भस्थ स्त्री की बीमार मानसिकता जिम्मेदार है, जो अपने गर्भ के कारण की व्याख्या नहीं कर पाती थी और उसके लिए किसी न किसी पशु पक्षी या पेड़ पौधे को जिम्मेदार मानती थी। और इसीलिए ये कहा जाता है गर्भ का सिद्धांत, यानी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। मैं समझता हूँ कि इतनी बात क्लियर हो गई। सिंपल वे में अगर एक लाइन में बात करें तो टोटम का मतलब होता है कि ऐसे पशु पक्षी पेड़ पौधे जिनके बारे में लोगों के, आदिमकालीन लोगों के, खासकर ये शब्द वही चला उत्तरी अमेरिका के इंडियन आदिवासी समूह में, जो अपनी उत्पत्ति के लिए कोई पशु पक्षी या पेड़ पौधे को जिम्मेदार मानते थे। और फिर जाहिर सी बात है, जिनके लिए हम अपनी जिम्मेदार मानते हैं अपनी उत्पत्ति के लिए अपने पूर्वजों के प्रति, तो हमारे मन में भी, आज सभ्य समाज में भी तो अपने पूर्वजों को हम छोड़ थोड़ी देते। ऐसे थोड़ी कि अगर हमारे माता पिता की मृत्यु होगी तो हम उनको कूड़े में डाल देते या उनको भूल जाते हैं।
उनसे तो एक आध्यात्मिक अलौकिक संबंध, भावनात्मक संबंध हमारा रहता ही है। उनकी कृतज्ञता तो हम महसूस करते ही करते। तो ऐसे ही मानवीय, ऐसे ही विचारधारा, ऐसे ही विश्वास को आप उन जनजातीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें जो किसी पशु पक्षी या पेड़ पौधों को अपना पूर्वज मानते, अपनी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार मानते और वो अपने शुभ चिंतक मानते और फिर उसको देवतुल्य मानते। ऐसे ही पशु पक्षी को, ऐसे ही पेड़ पौधे को टोटम कहते। और ऐसे मानवीय समूह जो एक पशु पक्षी या एक पेड़ पौधा को अपना टोटम मानते, वो सभी रक्त संबंध समूह की तरह व्यवहार करते और वो सभी कोई आपस में भाई बहन का, स्त्री पुरुष के बीच में भाई बहन का रिश्ता मानते और उन लोगों के बीच में आपस में वैवाहिक संबंध वर्जित होता। ठीक है। और इसके कारण उनमें एकता की भावना भी पैदा होती। तो टोटम की कहानी ऐसी ही है। मैं समझता हूँ कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि टोटम के प्रति बड़ा लोगों का श्रद्धा भाव रहता है, बड़ा भावनात्मक आध्यात्मिकता का संबंध रहता। तो वो लोग उस अपनी टोटम के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उस टोटम, जो भी जिस भी मानवीय समूह का जो टोटम होता है, उस अपने अपने टोटम का चिन्ह भी अपने शरीर पे गुदवा देते हैं। गुदवाना समझते हैं ना। तो खैर, तो आज के समय में भी है, लेकिन आज के समय में तो वो फैशन के रूप में जो नई उम्र के बच्चे टैटू जिसको बोलते हैं आजकल, वो चलन में है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिकता के ढंग से देखें तो टोटम का मतलब कुछ और होता है। ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक शब्द है चरिंगा। चरिंगा का मतलब होता कि जो आदिम जनजातीय समुदाय के पास जो उनके हथियार हुआ करते थे या हैं, अब हथियार का मतलब जो भी लाठी डंडा तलवार भाला वगैरह जो भी हो, उस पे वो लोग, चूँकि उनके प्रति बड़ा शुभ माना जाता, बड़ा श्रद्धाभाव होता, तो वैसे लोग अपने हथियारों पे अपने अपने टोटम के चिन्ह को, उसको चिन्ह को अंकित करते। यानी एक शब्द में अगर कहा जाए कि चरिंगा क्या है, तो टोटम चिन्ह युक्त हथियार ही चरिंगा कहलाता। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अब क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ रही बात टैबू की, तो टैबू की चर्चा करने का श्रेय जाता है, सबसे पहले दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है कैप्टन कुक को। मैंने लिख भी रखा है आपकी सुविधा के लिए कि आपको आज समय बचे, यानी कैप्टन जेम्स कुक को जाता है। दोस्तों, दरअसल ये जो टैबू शब्द है, ये बेसिकली एक पॉलिनेशियन वर्ड है। पॉलिनेशिया कहते हैं, आप देखेंगे मैप पे, अगर वर्ल्ड के मैप को गौर से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में छोटे छोटे द्वीपों के समूह को पॉलिनेशिया कहा जाता है। ठीक है। और वहाँ के बासिंदों को पॉलिनेशिया, जैसे इंडिया में अगर आप रहते हैं तो इंडियन कहलाते हैं, तो उसी तरह से उस भौगोलिक क्षेत्र में, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो छोटे छोटे द्वीपों के समूह को पॉलिनेशिया कहा जाता है और वहाँ के लोगों को पॉलिनेशियन कहा जाता है। और ये दरअसल टैबू शब्द उसी पॉलिनेशियन वर्ड से लिया गया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनेशिया में का जो सबसे बड़ा देश अगर कह लीजिए तो वो न्यूजीलैंड माना जाता है। ठीक है। टैबू का हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं सांस्कृतिक निषेध मतलब। ठीक है। सांस्कृतिक निषेध का मतलब कि संस्कृति के नकारात्मक मानदंडों की अवहेलना करने पे ये माना जाता है। आप शायद ध्यान से सुनिएगा, संस्कृति के नकारात्मक मानदंड, यानी आपको ऐसा करने से, जिस काम को करने से मना किया जाता है कि साहब आप ऐसा काम ना करेंगे। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि संस्कृति के नकारात्मक मानदंडों की अवहेलना करने पे एक प्राकृतिक प्रकोप का भय रहता है लोगों के बीच में। इसी को वर्जना या निषेध भी कहा जाता है। ऐसे ही सांस्कृतिक निषेधों को ही टैबू भी कहा जाता है। जैसे ये माना जाता है करीब करीब
सभी समाज में कि नवजात शिशु का जहाँ जन्म हुआ वहाँ उसका स्पर्श ना करें, सबका स्पर्श ना करें, ये सब मना किया गया है। एक समूह के स्त्री पुरुष के बीच में यौन संबंध ना हो, इसको मना किया गया है। क्योंकि ये सब सारे के सारे ये टैबू को आप मान सकते हैं कि ये एक आदिमकालीन मानवीय समूह के एक अलिखित कानून थे, क्योंकि ये सारे के सारे अनौपचारिक कानून थे। आज की तरह औपचारिक सामाजिक संस्थाओं का तो विकास हुआ नहीं था। तो अपने समाज को व्यवस्थित करने के लिए यही सब तो अनौपचारिक ताना बाना बुना गया हमारे पूर्वजों के द्वारा। और अगर कोई मानव, अब देखिए साहब, इस अनौपचारिक संस्थाओं का इतना प्रभाव पड़ता कि जितना कि औपचारिक संस्थाओं को नहीं पड़ता। और ये माना गया कि सबों के लिए ये जो भी मना किया गया लोगों के द्वारा, वो सब उस समूह के सारे सदस्य को मानते थे। और खुदा ने खास्ते और उसके पीछे कि ये भी दे दिया गया कि अगर कोई इन नकारात्मक सांस्कृतिक मानदंडों की अवहेलना करेगा तो प्राकृतिक प्रकोप हो, यानी प्रकृति का कोप भाजन बनना पड़ेगा। कोप भाजन क्या बनना पड़ेगा? या तो हमारे समाज में महामारी फैल जाएगी, बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, सूखा हो जाएगा, यानी इस तरह से प्रकृति प्रकोप हो जाएगा। और खुदा ने खास्ते अगर किसी वक्त इस तरह के प्रकृति के प्रकोप होते थे तो जो व्यक्ति इस तरह के सांस्कृतिक नकारात्मक मानदंडों की अवहेलना करता था वो व्यक्ति खुद समाज के सामने आ जाता था कि हमसे गलती हुई। ठीक है, आज के समय में आज हम लोग अपने आप को बड़ा सभ्य मानव कहते हैं। हम लोग गलती करने पे आएंगे क्या कहने के लिए कि साहब हमने गलती किया, हमने चोरी किया, हमने मर्डर किया? हम कहते हैं मैं क्या जानता हूँ, अगर कहा मुझे। आज हम लोग अपने आप को बड़ा एजुकेटेड, बड़ा सभ्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस कालखंड में जहाँ पे इस तरह की अनौपचारिक संस्थाओं का विकास हुआ था, लोग अपनी गलती को स्वीकार करके खुद समाज के सामने आते थे या आ जाते थे। और फिर जो व्यक्ति इस तरह के उल्लंघन करते थे वो एक समाज से उनको बहिष्कृत कर जाता था, अपवित्र माने जाते थे या अपवित्र घोषित कर जाता था। फिर उस व्यक्ति को फिर से अगर समाज के मुख्य धारा में आना है और फिर से अगर उसको पवित्र होना है तो उसको एक पवित्रता का संस्कार आयोजन होता था। और पवित्रता के संस्कार आयोजन करने के बाद वो व्यक्ति जिसने कि सामाजिक नकारात्मक मानदंडों को तोड़ा था, जो अपवित्र हो गया था, उसके कारण फिर पवित्र हुआ इन धार्मिक संस्कारों एक सांस्कारिक के आयोजन के कारण, तब व्यक्ति वो नोआ कहलाता। मैंने लिख भी रखा आपको, वो व्यक्ति फिर नोआ कहलाता था। चूँकि एक पवित्रता के संस्कार का आयोजन बड़ा खर्चीला होता था, इसलिए लोग को हिम्मत ही नहीं कर पाता था इस तरह के समाज के विरुद्ध आचरण करने का। ठीक है, तो खैर, तो ऐसे ही सांस्कृतिक आप एक लाइन में कह सकते हैं कि संस्कृति के एक नकारात्मक मानदंडों की अवहेलना करने पे प्राकृतिक प्रकोप का दोष जो होता था, ऐसे ही मान्यता को टैबू या सांस्कृतिक निषेध कहा जाता था। ठीक है, फिर समाज के लोगों ने अपने समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कई प्रकार की और टैबू की व्याख्या कर दी। जैसे हम लोग फ्राइड की बात करें, जैसे कि आमतौर पे फ्राइड ने इससे बड़ी चर्चा की। फ्राइड जैसे टोटम और टैबू नाम से उन्होंने किताब भी लिखा जो कि 1913 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, और फ्राइड को भी हम लोग बड़ा अच्छा जानते हैं। फ्राइड की ही बात तो हम लोग वो सामाजिकरण के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग ये कहें तो ईड, ईगो, सुपर ईगो की बातें तो हम लोग जानते हैं। हम लोग इरेक्टा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से भी परिचित हैं। हम लोग रेफरेंस ड्राइव थ्योरी से भी परिचित हैं। ये सब तो फ्राइड का ही देन है। और फ्राइड एक बड़े विश्लेषक थे। ठीक है,
तो आप ये कह सकते हैं कि मनोविश्लेषण के आधार पर इन्होंने व्याख्या किया फ्रायड ने इस टैबू की एक सांस्कृतिक मान्यताओं को और एक अलिखित कानून माना, क्योंकि औपचारिक संस्थाओं का विकास तो आदिकालीन मानवीय समूह में हुआ नहीं था। खैर, उस कालखंड के लोगों ने अपने समाज को व्यवस्थित करने के लिए 3 प्रकार के टैबू की बातें की। वो क्या है? सेक्स टैबू यानी यौन संबंधी निषेध, फूड टैबू यानी खाद्य संबंधी निषेध, रिलीजियस टैबू यानी धार्मिक निषेध। सेक्स टैबू यानी यौन संबंधी निषेध, ये देखिए साहब, ये करीब करीब सभी मानवीय समूह में, चाहे आप आज के सभ्य समाज ले लें या असभ्य समाज, आदिमकालीन समाज ले लें, सब में निकटा विगमन को एक निषेध माना जाता था। यानी एक मानवीय समूह के अंतर्गत इनके बीच में, निकट के रक्त संबंधियों के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में यौन संबंध स्थापित करना एक वर्जित माना जाता था। अब आदिमकालीन समाज में इसको एक चूँकि सभ्यता का विकास हुआ नहीं था, तो वहाँ पे ये एक प्रकृति प्रकोप इसको के रूप में इसकी व्याख्या किया जाता था कि अगर इससे एक अनैतिकता का भाव था उस वक्त, लेकिन आज इसको हम लोग असभ्य मानते हैं। ठीक है, और ये इसलिए कहा गया कि साहब अगर ये एक ही स्त्री जाति होती हमारी, मान लीजिए, इसे क्यों किया गया? क्योंकि इससे समाज में द्वंद्व पैदा ना हो। एक ही स्त्री जाति होती जो हमारी माँ के रूप में भी होती, पत्नी के रूप में भी होती, बेटी के रूप में भी होती, स्टूडेंट्स के रूप में भी होती। सब आज हम लोगों ने सभी स्त्री जाति है, लेकिन सब मानवीय समाज ने हर एक इसके एक व्यवहार करने के मानक तय कर रखे हैं। तभी आज हम लोग इस तरह के व्यवस्थित समाज में अपने कहते हैं बड़ा सिविलाइज सोसाइटी में हम रहते हैं, बहुत सिविक सोसाइटी में रहते हैं, बड़ा सिविलाइज्ड हो गए हम। ठीक है, तो इस तरह से कहा गया कि इस तरह मना किया गया कि आप किससे संबंध बनाएंगे, किससे संबंध नहीं बनाएंगे। इससे अगर इसको मानेंगे तो समाज में द्वंद्व की स्थिति पैदा नहीं होगी। फिर फूड टैबू, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनकी मात्रा कम होती, कौन सा अनाज, कौन सा फल कौन खाएगा जिसको ज़रूरत है। मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए दूध जैसे आप खरीद, तो आमतौर पे दूध बच्चों की ज़रूरत ज़्यादा होती, गर्भवती स्त्री को ज़्यादा ज़रूरत होती। तो अगर हमको भी ज़रूरत है, बड़ों को भी, लेकिन अगर हम दूध ना पिएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, मृत्यु नहीं हो जाएगी हमारी। लेकिन कोई नवजात इन्फेंट बेबी को अगर दूध नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। तो लोगों ने इसको एक अलौकिकता का रूप दे दिया, एक धार्मिकता का रूप दिया कि साहब अगर कोई नवजात शिशु का जन्म हुआ, अगर वो उसे घर में कोई बड़े दूध पीते हैं तो ऐसा नुकसान हो सकता है, ऐसा प्रकृति का प्रकोप हो सकता है। लोगों ने उस तरह के खाद्य पदार्थ को त्याग दिया, दूध को त्याग दिया, और उसका परिणाम हुआ कि बच्चों को दूध मिला, बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चे जीवित हैं। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि एक अनौपचारिक तरीके थे समाज को व्यवस्थित करने के। ठीक है, उसी तरह से रिलीजियस टैबू यानी धार्मिक निषेध। आज की तरह कोई ज्ञान प्राप्ति के हमारी कोई औपचारिक संस्थाएं तो विकसित थे नहीं। जो धार्मिक व्यक्ति होते थे वही समाज को गवर्न करते थे, वही दिशा दिखाने वाले माने जाते थे। और ये माने जाते जो धार्मिक व्यक्ति वैसे होते थे जो अपनी कठिन तपस्या से एक दैवी शक्ति प्राप्त किया। तो 2 कारण, एक तो ऐसा था कि उनकी सुरक्षा कैसे हो, तो ये हमने कर दिया, क्योंकि वही अगर समाज को दिशा दिखाने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर तो समाज तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो लोगों ने ये उसे जोड़ दिया कि भाई ऐसे जो धार्मिक पुरुष हैं उनको बड़ा संयम जीवन जीना है, लोगों के स्पर्श से दूर रहना है, और इसका प्रभाव उनकी सुरक्षा। इसके साथ साथ 2 कारण, एक तो वो संयमित जीवन जिएंगे और दूसरी बात कि उनकी सुरक्षा की भी गारंटी होगी। फिर हमने उसको धर्म का एक लवादा चढ़ा दिया और फिर उसको एक रिलीजियस टैबू यानी धार्मिक निषेध का नाम दे दिया, ताकि वो रहेंगे तो समाज को दिशा दिखाएंगे। एक व्यक्ति विशेष नहीं रहेगा तो कोई समाज का नुकसान नहीं होगा, लेकिन समाज को दिशा दिखाने वाला कोई धार्मिक पुरुष नहीं रहेगा, उस कालखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो समाज का नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे जो टैबू या सांस्कृतिक निषेध की व्यवस्था की गई, ये सारे के सारे अलिखित अनौपचारिक कानून
कर सकते थे, और इसका उद्देश्य केवल ये कि समाज में अस्थायित्व पैदा हो और मानवीय समाज में द्वंद्व ना हो। ठीक है सर। तो ऐसी ही बातें टोटम और टैबू के बारे में है। मैंने प्रयास किया दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मैं समझता हूँ क्लियर हो भी गया होगा। अब कितना क्लियर हुआ ये मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे को लेके। आज के लिए थैंक यू।